स्वागत है आप लोगों का बनारस टेक्निकल पॉइंट में। बहुत दिन हो गए लेक्चर बनाए हुए, तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा बिजी था मैं। आज से स्टार्ट करते हैं और इससे पहले तक जो हो गया तो उससे ठीक कंटिन्यू करते हैं आगे आरसीसी में। और जो पहला आज का टॉपिक होगा वो होगा डिज़ाइन ऑफ बीम फॉर शियर बाई LSM। WSM से बता दिया है, LSM से बताना है। WSM वाला क्लियर कंप्लीट हो गया हमारा, LSM से बताना है। तो चलिए इसमें डिफरेंट क्या है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, जिसको हम देख लेंगे क्या क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या नहीं आएगी, उसी हिसाब से हम आगे कंटिन्यू कर देंगे इसको। ठीक है, देखिए पहले जो स्टेप था हमारा LSM वाले में, वही सेम स्टेप यहाँ भी WSM में जो स्टेप था वही स्टेप यहाँ भी रहेगा। जैसे उसमें क्या था, पहला स्टेप वहाँ था कि हम कैलकुलेट करेंगे शियर स्ट्रेस, तो यहाँ भी पहला स्टेप वही रहेगा, कैलकुलेट अल्टीमेट शियर स्ट्रेस या फिर फैक्टर्ड शियर स्ट्रेस, यही बोलेंगे, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस या फिर फैक्टर्ड शियर स्ट्रेस। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस या फिर इसी को बोलेंगे फैक्टर्ड शियर स्ट्रेस। देखिए तो होगा क्या यहाँ पे, अल्टीमेट जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा टाउ वी यू से, टाउ वी यू, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे WSM वाले में करते थे शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ भी वही करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया करेंगे। तो देखिए शियर स्ट्रेस टाउ वी यू इक्वल टू हो जाएगा अल्टीमेट शियर स्ट्रेस या फिर फैक्टर शियर स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा फैक्टर शियर फोर्स वी यू अपान बी इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। ये हो गया हमारा अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। और यहाँ पे देखिए बी और डी आपको पता है क्या है, बी आपका विड्थ ऑफ सेक्शन, डी आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कि हमारा वो क्या है, फैक्टर शियर स्ट्रेस है ये या अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, और ये क्या हुआ हमारा फैक्टर शियर फोर्स, या इसको बोलेंगे अल्टीमेट शियर फोर्स। जो ये वी यू है इसको बोलूँगा मैं वही फैक्टर शियर फोर्स या फिर बोलूँगा इसको अल्टीमेट शियर फोर्स। देखिए इसको बोलूँगा चरम कर्तन बल या फिर बोलूँगा अल्टीमेट फैक्टर कर्तन बल, यानी सुरक्षा के दृष्टि से जो हमने ले लिया वो वाला। तो देखिए वी यू इक्वल टू होता क्या है, वी यू इक्वल टू होता है ओमेगा यू एल अपान टू, ओमेगा यू एल अपान, यानी फैक्टर लोड है ये, फैक्टर लोड ओमेगा यू एल अपान टू। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो अगर फैक्टर लोड दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ओमेगा यू इक्वल टू होता है 1.5 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या आपका लोड इंटेंसिटी, 1.5 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। लोड के साथ 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे कंक्रीट में। तो देखिए ये जो ओमेगा है ये हमारा लोड इंटेंसिटी है, यानी भार तीव्रता, ठीक है, भार तीव्रता है। और ये क्या है वी यू, जहाँ भी यू लग जाए आप समझ जाया करो अल्टीमेट लोड इंटेंसिटी है, अल्टीमेट, सीधे अल्टीमेट जोड़ दिया करो। अल्टीमेट लोड इंटेंसिटी है, ठीक है, इतने क्लियर हुआ। अगर देखिए क्वेश्चन में फैक्टर वाला दिया है तब तो डायरेक्ट ऐसे करके कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। नहीं दिया है फैक्टर लोड, नॉर्मल लोड दिया है तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे 1.5 का, लोड में 1.5 का सब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे तब जाके आएगा। या फिर देखिए वी यू इक्वल टू ये भी हम लिख सकता हूँ कि 1.5 ओमेगा इंटू एल अपान टू, किसके लिए, यूडीएल के केस में बता रहा हूँ अभी, क्योंकि यूडीएल का ही केस ज़्यादातर चलेगा हमारा इसमें, पॉइंट लोड की बात नहीं है। तो पॉइंट लोड में भी आएगा तो PL हो जाएगा, PL/2 हो जाएगा, तो ये P/2 हो जाएगा, सॉरी P/2 हो जाएगा, ये हो गया। अब तो इसको मैं वी यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1.5 इंटू वी लिख सकता हूँ। वी क्या हमारा नॉर्मल शियर फोर्स, वी हमारा है नॉर्मल शियर फोर्स, ये है वी नॉर्मल शियर फोर्स, यानी विदाउट फैक्टर अप्लाई किए। तो 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है हमारा
ये वी यू अल्टीमेट शियर फोर्स जो होगा 1.5 से क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है लोड के चक्कर में, इतना हुआ, इतना कैलकुलेट कर लेंगे। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों का एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन नहीं कराया था, जो इसका प्रॉब्लम कराऊंगा तो LSM से यानी लिमिट स्टेट मेथड और WSM से दोनों से हम एक साथ कराएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या करते थे हम, इसके बाद दूसरा स्टेप हम यही करते थे कि क्या नाम है कि कैलकुलेट करते थे मैक्सिमम क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, कैलकुलेट मैक्सिमम क्रिटिकल या फिर अल्टीमेट क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे टाउ सी मैक्स से। क्लियर है, टाउ सी मैक्स से करते थे ना। तो देखिए अगर यहाँ पे टाउ सी मैक्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आपका कहाँ से कैलकुलेट करना है, फ्रॉम IS 456 2000, यहाँ से हमें इसको कैलकुलेट करना है। वहाँ पर आपका M20 के लिए अलग, M30 के लिए अलग, M25 के लिए अलग होगा, सारी चीज़ें वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। थर्ड जो स्टेप होगा हमारा, या फिर चलिए थर्ड स्टेप वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अगर देखिए टाउ सी मैक्स ग्रेटर देन टाउ वी यू हेंस ओके, तब तो ठीक है। अगर ये टाउ सी मैक्स, जो टाउ सी मैक्स हमारा वो लेस देन हो जाए टाउ वी यू से, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन रीडिज़ाइन सेक्शन का हमें फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ जाएगा। अभी इसका जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर होगी अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, इसकी क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसमें क्या करना है, कंपेयर तो कर लिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं, कर देंगे इफ़ एज्यूम कर लेता हूँ कि टाउ सी मैक्स इज़ ग्रेटर देन टाउ वी यू। अगर ये कंडीशन हो गया तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें ये चीज़ देख लेंगे। इस कंडीशन में क्या करना वो चीज़ देख लेंगे। ये थर्ड स्टेप हो गया था। फोर्थ स्टेप देखते हैं। या अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्रिटिकल शियर या फिर परसेंटेज ऑफ स्टील, फिर उसके बाद क्रिटिकल शियर फोर्स। पहले यहाँ पे यही लिखता हूँ, जो फोर्थ स्टेप होगा इसमें होगा क्रिटिकल शियर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, देखिए क्रिटिकल या फिर अल्टीमेट बोलूँगा, बात एक ही है। यहाँ पे देखिए क्रिटिकल मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम क्रिटिकल शियर स्ट्रेस था। यहाँ नॉर्मल एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना है। एवरेज शियर स्ट्रेस क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, जिसको हम बोलते थे टाउ सी से रिप्रेजेंट करते थे ना, टाउ सी। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, टाउ सी यू हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टाउ सी मैक्स था, ये टाउ सी यू मैक्स हो जाएगा, ये सी यू मैक्स होगा, ठीक। तो यू लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। अगर आपने LSM से करना स्टार्ट कर दिया तो नहीं लगाएंगे तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इसमें जो पहला स्टेप होगा, अगर टाउ सी यू हमें कैलकुलेट करना है, इसमें पहला स्टेप जो होगा हमें परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे P%। अब वो कैसे कैलकुलेट करते थे आप लोगों को पता है, करते क्या थे आप लोग कि AST अपन B इंटू डी करके, B इंटू डी करके इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते थे। इस तरह से आ जाता था आपका परसेंटेज ऑफ स्टील। अब इस परसेंटेज ऑफ स्टील के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ percentage of steel we can calculate tau cu from IS कोड। अब IS कोड से परसेंटेज ऑफ स्टील की हेल्प से हम टाउ cu कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो फिफ्थ स्टेप होगा, यहीं पे कंपेरिजन वाला स्टेप आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप जो होगा हमारा कंपेयर आ जाएगा, कि यह कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, कंपेयर हमें करना है किसका किसका, टाउ सी यू और टाउ वी यू का, टाउ सी यू और टाउ वी यू का। चलिए टाउ सी यू मान लेते हैं, पहला कंडीशन हुआ कि ग्रेटर देन टाउ वी यू, ये कंडीशन हुआ। दूसरा एक कंडीशन क्या हो सकता है, टाउ सी यू
इज लेस देन टाउ वी यू। तो इन दोनों कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए अगर टाउ सी यू टाउ वी यू से ज़्यादा हो गया, टाउ सी यू जो है टाउ वी यू से ज़्यादा हो गया, तो हमें रेनफोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत नहीं है? रेनफोर्समेंट की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होगी हमें, यानी कि रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेस देन हो गया तो उस कंडीशन में हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये वाला कंडीशन है नो नीड, इस कंडीशन में हो जाएगा हमारा नो नीड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, नो नीड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ठीक, यहाँ पे हमें रेनफोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए, हमारे ये वाला जो अल्टीमेट या नॉर्मल, इसको नॉर्मल अल्टीमेट शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ये वाला जो है इसको नॉर्मल अल्टीमेट शियर स्ट्रेस बोलते हैं। अगर ये वाला ज़्यादा हो गया, एरो लिख के लिख दिया यहाँ पर नॉर्मल, चाहे तो आप अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं, बाकी चल जाएगा काम। तो नॉर्मल शियर स्ट्रेस अगर जो हमारा वो ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से, तो हमें शियर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ लिख देंगे प्रोवाइड शियर रेनफोर्समेंट, प्रोवाइड शियर रेनफोर्समेंट। अब चलिए अगर ये वाला कंडीशन हो ही गया कि नहीं टाउ वी यू ज़्यादा हो गया टाउ सी यू से, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो सिक्स्थ स्टेप होगा वो हमारा होगा रिमेनिंग शियर फोर्स कैलकुलेट करने की। क्या होगी वो? रिमेनिंग शियर फोर्स। और देखिए फैक्टर शियर फोर्स की बात चल रही है, वी यू एस बोलूँगा इसको, यानी फैक्टर शियर फोर्स या फिर अल्टीमेट शियर फोर्स। तो देखिए वी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी यू एस इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये ज़्यादा हो गया ना, तो इसको पहले लिखेंगे वी यू इंटू बी इंटू डी करा, स्ट्रेस इंटू एरिया कर दिया तो फोर्स निकल गया, माइनस टाउ सी यू इंटू बी इंटू डी। अब देखिए दोनों जगह से बी इंटू डी कॉमन है, तो वी यू एस इक्वल टू हो जाएगा टाउ वी यू माइनस टाउ सी यू इंटू बी इंटू डी। ये हो गया हमारा रिमेनिंग शियर फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब इतना कैलकुलेट कर लिया हमने, उसके बाद क्या करना है अगला स्टेप? अगला स्टेप हमें करना है कि हमें अब क्या नाम है स्पेसिंग कैलकुलेट करना है कि दोनों के बीच में जो वर्टिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे उनके बीच में स्पेसिंग कितना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप कर जाने से पहले यहाँ एक नोट करके लिख लेंगे। नोट में क्या करना है, पहली बात कि कितने डायामीटर का हम स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना उसका लेग है, वो चीज़ हमें डिसाइड करना है। यहाँ लिख लेंगे लेट्स या एज्यूम, लिख लेंगे एज्यूम वर्टिकल स्टिरप्स इज प्रोवाइड, यानी कि जो उदग्र छल्ले, वर्टिकल स्टिरप्स मतलब उदग्र छल्ले जो होता है वो अगर वो प्रोवाइड किया है तब के केस में यहाँ पर क्या क्या एज्यूम करना है। एक तो उसका नंबर ऑफ लेग एज्यूम करना है। क्या करना है? पहले नंबर ऑफ लेग एज्यूम करना है कि कितने लेग्स हैं। दूसरा कंडीशन कि डाया ऑफ बार एज्यूम करना है। दो चीज़ हमें एज्यूम कर लेना, डाया ऑफ बार्स, ठीक है, डाया ऑफ बार एज्यूम कर लेना है। जब डाया ऑफ बार एज्यूम हो जाएगा तो हमें थर्ड जो कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड करना है, थर्ड वाला होगा हमारा कि एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर देना है। किसके लिए? स्टीरप्स का एरिया कैलकुलेट कर देना है, यानी ASV कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ लेग जो है n इंटू 5/4 इंटू 5s का स्क्वायर। 5s क्या है हमारा? डाया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स, वो डाया ऑफ स्टीरप्स का स्क्वायर, ये होगा, इस तरह से निकाल लेंगे। और ये ASV क्या हुआ हमारा? एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स, यानी जो हमने ऊर्ध्वाधर छल्ले प्रोवाइड किए हैं उसका एरिया है ये ASV। n क्या है? नंबर ऑफ लेग कितने प्रोवाइड किए, नंबर ऑफ लेग काउंट करना हमने बता दिया था, अभी बता रहे हैं फिर से।
और उसके π/4 इंटू 5s यानी डाया ऑफ स्टीरप्स वर्टिकल, जो ये 5s जो है हमारा, जो 5s है वो क्या है हमारा, डाया ऑफ स्टीरप्स है, डाया ऑफ स्टीरप्स, डाया ऑफ स्टीरप्स है। और देखिए नंबर ऑफ लेग कैलकुलेट करना हमें कैसे हम पता करेंगे कितने लेग हैं कितने नहीं हैं, तो इसके लिए हमने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए क्या होता था, अगर कोई है रिंग है उसमें इस तरह से छल्ला प्रोवाइड कर दिया तो ये 1 लेग हुआ, कितना है 1 लेग। अगर यही अगर इस तरह से आके ऐसे ऐसे घूम गया तो देखिए 1 2 कितने लेग हो गए, 2 लेग हो गए। अगर इसी तरह से इस तरह हो गया, इस तरह है, अब प्लस यहीं बीच में एक और है, और यहाँ पे क्या होगा, कार्नर पे सब पे छड़ रहेंगे मेन बार, ये सब वर्टिकल स्टेप। तो यहाँ पे कितने हो गए नंबर ऑफ लेग, 1 2 3। इसी तरह और ज़्यादा हो गया कि एक यहाँ पे हो गया, एक इस तरह से हो गया, तो कितने नंबर ऑफ लेग हो गए काउंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह से ये देगा नंबर ऑफ लेग पूछ लेगा। तो देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ लेग कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसको इरेज करेंगे, फिर उसके बाद आगे इसका प्रोसीड करेंगे। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास हो गए ASB हो गया, N होंगे। अब हमें इस फाइंड आउट क्या करना है, स्पेसिंग बिटवीन, जो भी स्टेप रहा होगा अगला स्टेप जो 7 था शायद, निकालेंगे स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरप्स। वर्टिकल स्टीरप्स के बीच में स्पेसिंग, जिसको SB से रिप्रेजेंट करता हूँ हम। कैसे रिप्रेजेंट करते थे, SB से। तो देखिए SB इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, पहले जैसा WSM जैसा ही रहेगा, थोड़ी सी चेंज है कि SB इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में क्या करते थे हम, सिग्मा ST इंटू ASB इंटू D अपान BS करते थे। किसके लिए था ये था हमारा WSM के लिए। किसके लिए था, WSM के लिए। लेकिन LSM के लिए क्या करेंगे, SB इक्वल टू हो जाएगा 0.87 FY, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लिमिट स्टेट में आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं। FY इंटू ASB, FI इंटू ASB इंटू D अपान VUS। अभी कैलकुलेट किया था, पीछे कैसे कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग अल्टीमेट शियर फोर्स से हो गया ये VUS जो हमारा रिमेनिंग शियर फोर्स। तो देखिए यहाँ पे SB क्या है हमारा, SB जो है हमारा स्पेसिंग है, किसका स्पेसिंग, वर्टिकल स्टेप्स का। FY जो हो क्या हमारा यील्ड स्ट्रेस है। ठीक, ASB क्या है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। VUS क्या है, VUS हमारा रिमेनिंग शियर फोर्स, या फैक्टर रिमेनिंग शियर फोर्स, अल्टीमेट रिमेनिंग शियर फोर्स, ये चीज़ हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए इतनी चीज़, ये वाला आपका LSM वाला है, इसको याद करना है। WSM वाला आपको पहले से पता है, ये वाला LSM वाला यही है बस, 0.87 FY ASB D इंटू VUS, इस तरीके से। लास्ट स्टेप जो होगा मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करेंगे स्टीरप्स के बीच में, वो चीज़। तो इसमें 3-4 कंडीशन हमने लिखवाया था आप लोगों को। पहला कंडीशन लिखवाया था इसमें कि अगर 0.75 D हो जाए, D क्या आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन, ठीक, ये हो जाए। और उसके बाद क्या स्पेसिंग के लिए हमने कंडीशन लिखवाया था, SB हो जाए,
जो अभी कैलकुलेट किया ये वाला थर्ड स्टेप 300 mm, मैंने बोला था इन सब में से जो मिनिमम होगा विच एवर इज मिनिमम वही प्रोवाइड करेंगे, विच एवर इज मिनिमम उसी को हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से विच एवर इज मिनिमम जो मिनिमम होगा वही हमें इसमें से प्रोवाइड करना है। जैसे मान लो इसका आ गया, मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि इसका आ गया 250, ये वाला एस बी आ गया मान लेते हैं 210 और ये 300 है ही, तो प्रोवाइड कौन सा करेंगे 210, क्योंकि 250 ज़्यादा है 300 ज़्यादा है 200 mm है, इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखना कैसे है, यहाँ लिखना कैसे है, नोट करके लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे कि हेंस प्रोवाइड n नंबर ऑफ लेग टू लेग्ड या n लेग्स, चलिए n लेग्स 5s डाया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स एट द रेट, अब जितना इनमें से आया होगा स्पेसिंग जो आया होगा वो वाला एट द रेट एस बी सेंटर टू सेंटर, इनमें से जो आया होगा। अब जैसे एक्चुअल में अगर देख ले एग्जांपल के तौर पे किस तरह से लिखेंगे, मान लेते हैं कि कुछ हमारे पास आइडिया है कि इस तरीके से लिखना है। मान लेते हैं हम कि 2 लेग्स प्रोवाइड किया है, 2 लेग्स प्रोवाइड किया है और 8 mm डाया का बार हमने मतलब वो वर्टिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद स्पेसिंग मान लेता हूँ हमने कि अभी जैसे यहाँ बताया था कि 210, तो मान लेते हैं 210 आ गया। तो इसको कैसे लिखना है, 2 लेग्स या यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइड 2 लेग्स 8 mm डाया वर्टिकल स्टीरप्स 8 mm डाया वर्टिकल स्टीरप्स एट द रेट वर्टिकल स्टीरप्स एट द रेट 210 mm सेंटर टू सेंटर, इस तरीके से लिख देंगे 210 mm सेंटर टू सेंटर। चलिए इतनी चीज़ें हो गया, इतना तो हमारा डिजाइन स्टेप आ गया। डिजाइन स्टेप आपको याद होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में केवल डिजाइन स्टेप लिखने के लिए आता है। लास्ट जो होगा इसका स्टेप IX यानी 9th स्टेप जो होगा, 9th स्टेप जो होगा इसका क्या करना है, उसमें हमें करना है ये कि समरी दिखाना है, सारी समरी चीज़ें लिखनी। समरी क्या क्या है, समरी लिखनी है। तो समरी में क्या क्या होने वाला है वो सब आपको पता होगा कि आपने इसमें ये कितना प्रोवाइड किया है, यानी डाया वर्टिकल स्टेप्स कितना प्रोवाइड है, नंबर ऑफ बार कितना प्रोवाइड किया है, ये आपका SB कितना प्रोवाइड कर दिया। ठीक, और इसके साथ ही साथ आपको लिखना पड़ेगा टाउ VU कितना आया था, टाउ C मैक्स कितना आया था, टाउ C कितना आया था, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर उसके बाद लास्ट में इसका क्या करना है, फिगर बना देना है। फिगर बना देना है आपका बीम का, यहाँ पे इस तरीके से जैसा बना रहा हूँ उसी तरह से बना देना आपको। यहाँ पे चाहे तो दीवार बनाना, चाहे तो एरो दिखा दोगे तब भी काम चल जाएगा। दीवार बनाओगे तब भी काम चलेगा, एरो दिखा दोगे तब भी काम हो जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है? देखिए इस तरीके से करके अब इसमें बार प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे बार प्रोवाइड कर देंगे। पहले ये इसको फिलर से कुछ भर देते हैं, इसे फिलर दिखा देंगे कि इसमें कुछ भरा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बार प्रोवाइड करना है, मेन बार। तो मेन बार यहाँ से दिखा देंगे कि ये मेन बार है। ये मेन बार हो गया। यहाँ पे हमारा वो हो गया, मान लेते हैं आपका एंकर बार होगा। अगर सिंगली रेनफोर्स बीम है, डबली होगा, तो यहाँ भी मेन बार होगा। इस तरीके से उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम अपना जो वर्टिकल स्टेप्स था वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारा वर्टिकल स्टेप्स।
इस तरीके से जितना स्पेसिंग आएगा उस हिसाब से हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। जितना स्पेसिंग आएगा उसके हिसाब से इसको प्रोवाइड कर देंगे। अगर इसमें हमारा बेंटअप बार भी है तो बेंटअप बार भी दिखा देना है इस तरीके से। और क्या करना है कि आपको सारी चीज़ें लिख देना है यहाँ पे। जैसे ये है, ये क्या था आपका स्टीरप्स था ना, ये स्टीरप्स था, इसको आपको लिखना है वर्टिकल स्टीरप्स। ये आपका मेन बार है, इसको लिख दो मेन बार। ये आपका वो है, क्या नाम है, वॉल है, वॉल लिख देना है। आपको क्लियर स्पेन दिया है तो क्लियर स्पेन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना, क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिज़ाइन वाले में दिया रहता है, ठीक। उसके बाद इसका सेक्शन दिखा देना है। इसका सेक्शन दिखाना है तो आपको यहाँ सेक्शन इसका एक्स करके दिखाना पड़ेगा। इधर साइड में इसका हम सेक्शन दिखा देंगे, सेक्शन दिखा देंगे, हो जाएगा। देखिए तो इधर क्या कर देना है, इसका सेक्शन बना देना हमें। तो सेक्शन इसका बनाना है तो इस तरीके से हमें प्रोवाइड करके यहाँ पे दिखा देना है कि ये इसका सेक्शन है, तो इसका स्टीरप्स कितना है, क्लियर कवर कितना है, ये सब सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन दिखा देना है कि एक्स एक्स पे ये सेक्शन है। यही जो रेड कलर वाला है यही आपका स्टीरप्स हो जाएगा। यहाँ पे चाहे एंकर बार हो चाहे मेन बार हो, नीचे तो मेन बार रहना ही रहना है, श्योर है कि नीचे रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीचे ना रहे। और नीचे का कंडीशन नहीं रहने वाला होता है कैंटिलीवर बीम, उसमें नीचे नहीं प्रोवाइड करते हैं, ऊपर प्रोवाइड करते हैं मेन बार। तो ये यहाँ लिख देंगे सेक्शन एट एक्स एक्स, ठीक। अब इतनी चीज़ें हो गई। ये आपके क्या हुआ, ये हो गया क्लियर कवर। ये आपका क्या हुआ, वर्टिकल स्टीरप्स। ठीक। और ये क्या है आपके, ये सब है आपके मेन बार। और इसका साइज़ लिख देना। जैसे मान लो ये टोटल डी था, ये टोटल डी दिखाओ यहाँ से यहाँ तक, और ये बी रहा होगा तो इसको बी दिखा दो। क्लियर है। इस तरीके से हमें सारा चीज़ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लास्ट में जब समरी लिखते हैं वहाँ पे ये बनाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम इस तरीके से ये चीज़ बना देंगे, ये सेक्शन, तब जाकर हमें नंबर पूरा में पूरा मिलेगा। तो ठीक है, अभी इस लेक्चर में ये चीज़ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको WSM और LSM दोनों विधि से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।